नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका फिर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं व्यवहारवाद, परिसीमा एवं क्षेत्राधिकार पर। बातचीत के लिए हमारे साथ हैं जिला न्यायाधीश भोपाल श्री अरविंद शर्मा जी। सर, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि हमारा आज का विषय है व्यवहारवाद, परिसीमा एवं क्षेत्राधिकार, तो हम आपको बता दें कि आज हम खासतौर से बात करेंगे कि जो सिविल सूट्स होते हैं, जिसमें संपत्ति के भी आते हैं और भी कई तरह के सूट आते हैं जो सिविल सूट कहलाते हैं, वो कहाँ पर दायर किए जा सकते हैं और उनकी परिसीमा क्या होती है, कितने समय में दायर किए जा सकते हैं और यदि समय निकल जाता है तो फिर उसके लिए विधि में क्या प्रावधान किए हैं। आज हम खास तौर से इसी पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम लाइव फोन इन कार्यक्रम है और इसके माध्यम से आप सीधे हमसे जुड़कर सवाल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। दूसरा नंबर है 0755-266-0049। टेलीफोन नंबर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और आपकी जो भी इस विषय से संबंधित समस्या है उसका निराकरण आज इस मंच के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा हमारा आज का विषय है सिविल केसेस पर हम चर्चा कर रहे हैं, परिसीमा और क्षेत्राधिकार पर, तो सिविल मैटर्स में कौन कौन से कानून हैं जिनमें परिसीमा और क्षेत्राधिकार संबंधी बिंदु आते हैं? सिविल केसेस में जब हम बात करते हैं जी, तो सिविल केसेस को सामान्य भाषा में व्यवहारवाद कहते हैं और जब इसके लिमिटेशन की बात आती है तो परिसीमा अधिनियम 1963 का कानून है, वो सिविल केसेस दायर करने के लिए परिसीमा का निर्धारण करता है। तो परिसीमा के लिए परिसीमा अधिनियम 1963 के आधार पर हर केसेस के बारे में, हर प्रकृति के केस के बारे में निर्धारित किया गया है कि वो केस कैसे दायर होगा। जहाँ तक आपका क्षेत्राधिकार का प्रश्न है, क्षेत्राधिकार के बिंदु पर सिविल प्रक्रिया संहिता में ये बताया गया है कि किस विषय वस्तु का कौन सा क्षेत्राधिकार होगा, उसके लिए अलग से। तो क्षेत्राधिकार के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता और परिसीमा के लिए परिसीमा अधिनियम 1963। जी। सर, हम परिसीमा की बात करें तो कानूनी भाषा में परिसीमा से क्या आशय है? एक आम व्यक्ति इसको कैसे समझ सकता है कि परिसीमा से क्या आशय है कानून में, किसी भी केस में, सिविल मैटर्स में? परिसीमा जो शब्द है ये एक कानूनी शब्द है जी। परिसीमा से आप ये तात्पर्य समझ सकते हैं कि कोई विवाद कब उत्पन्न हुआ जी, और जब वह विवाद उत्पन्न हुआ तो उसके उत्पन्न होने से उसको न्यायालय तक पहुंचाने में जो समय है, उस समय की अवधि कितनी है, उस अवधि में उस मामले को न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, वह कहलाता है परिसीमा, यानी लिमिटेशन, किसी भी मुकदमे को दायर करने की लिमिटेशन। तो सामान्य शब्दों में यही है कि मुकदमे को किस अवधि में दायर किया जाए, वही परिसीमा कहलाती है सामान्य शब्दों में। बाकी अगर कानून में जाएंगे तो परिसीमा अधिनियम का सेक्शन 2 परिसीमा को डिफाइन करता है। वहाँ दो शब्द हैं, प्रेस्क्राइब्ड पीरियड है और लिमिटेशन है। तो सामान्य में तो आप ये समझें कि जिस दिन विवाद उत्पन्न हुआ उस दिन से कौन सी अवधि होगी, उसके लिए अलग अलग वर्णन है। जी, बहुत सरल शब्दों में सर आपने बताया कि जो परिसीमा है वो प्रकरण दायर करने का जो समय है, जो दिनांक है, वो कहलाता है। विधि की भाषा में उसको परिसीमा कहा गया है। सर, हम चूंकि सिविल केसेस की बात कर रहे हैं तो एक सामान्य इंप्रेशन लोगों का ये होता है कि सिविल सूट मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस। अगर हम कानून की बात करें, कानूनी भाषा की बात करें, तो सिविल केसेस में कौन कौन से केसेस आते हैं? और जो आपने बताया कि परिसीमा, तो परिसीमा की गणना कहाँ से होती है? देखिए, सिविल केसेस में आपका पहला इस एक ही प्रश्न में दो चीजें हैं कि सिविल केसेस में कौन कौन से केस आते हैं। जी सर। सिविल केस में सामान्य शब्दों में लोग समझते हैं जमीन से संबंधित केस, बिल्कुल, आपसी बंटवारे हो गए, उत्तराधिकार के केस, ये सब चीजें आती हैं। लेकिन सिविल केस क्या कहलाता है, ये सिविल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। और सेक्शन 9 में जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बताता हूं कि उसमें लिखा हुआ है कि अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से जो वर्जित ना हो, अर्थात जो चीजें मना ना की गई हों एक्ट में, वो सिविल वाद कहलाएंगी। लेकिन ऐसा समझ में नहीं आता, तो इसको ये समझना चाहिए कि संपत्ति संबंधी वाद, धार्मिक उपासना, धार्मिक कृत्य, जाति संबंधित, पद संबंधित वाद जो हैं वो आपके सिविल प्रोसेस के, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं। और जहां तक इनकी परिसीमा का सवाल है, गणना कैसे होगी, गणना का जो सवाल है, तो किसी भी केस की गणना उस समय की जाती है जिस दिन विवाद होता है, डिस्प्यूट एराइज होता है,
जैसे किसी व्यक्ति के जमीन के स्वत्व का विवाद है, जी। एक व्यक्ति कह रहा है कि ये मेरी जमीन है, दूसरा कह रहा है मेरी जमीन, जी। तो उस पोजीशन को लेके, उस जमीन के आधिपत्य को लेकर जब विवाद उत्पन्न होता है जी। तो उस दिन से गणना शुरू हो जाएगी। और फिर एक्ट में लिखा हुआ है कि हमें स्वत्व घोषित किया जाए, किसी जमीन का हमें स्वत्वधारी मालिक घोषित किया जाए। उसके लिए परसीमा अधिनियम में बताया गया है कि 3 वर्ष के अंदर आप दावा दायर कर सकते हैं। जी। इसलिए जिस दिन विवाद उत्पन्न होता है उस दिन से आप वाद दायर करने की सीमा उत्पन्न होती है। जी। और परसीमा अधिनियम में बता रखा है कि अलग अलग चीज़ें बता रखी हैं एक्ट में, आर्टिकल हैं उनमें कि 3 वर्ष है, 2 वर्ष है, 1 वर्ष, सामान्यतः 3 वर्ष है उस पर। जी। सरल शब्दों में अगर हम कहें तो किसी भी केस को दायर करने के लिए जब आपका किसी से झगड़ा हुआ, विवाद हुआ, उस बिंदु जब पे, विवाद उत्पन्न होता तब से शुरू होती है। जी सर। सर, अगर हम सिविल केस की बात करें तो क्या सभी में समय सीमा, जो परिसीमा है, वो एक जैसे होती है सिविल डिस्प्यूट में, या अलग अलग एक्ट के हिसाब से अलग अलग होती है? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हर चीज़ में परिसीमा एक जैसी होती है या नहीं। जी। परसीमा अधिनियम जो है, परसीमा अधिनियम में एक अनुसूची बनी हुई है, शेड्यूल बना हुआ है। जी। उस शेड्यूल में कई प्रकार के परसीमा का उल्लेख है, जैसे अकाउंट्स रिलेटेड है, जी। अकाउंट्स के बाद क्लेम्स रिलेटेड है, जी। डिक्लेरेशन के हैं, कई प्रकार की परसीमाओं का है। लेकिन जब हम सिविल सूट की बात करते हैं तो सिविल सूट में महत्वपूर्ण तथ्य ये रहते हैं कि एरियर्स ऑफ रेंट, जैसे कोई मकान का डिस्प्यूट है, किराए का डिस्प्यूट है, तो जिस दिन से किराए का डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ जी। उस दिन से किसी जमीन का विवाद है, कोई डिक्लेरेशन कराना है तो उस डिक्लेरेशन से हो गया। तो सामान्य शब्दों में समझें कि परसीमा अधिनियम में सिविल सूट के लिए 3 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई है। जी। फिर आपका बंधक है, ये तो बंधक के दावे आजकल बहुत कम हैं, उनमें 12 वर्ष की अवधि है, लेकिन आप उसको समझें कि 3 वर्ष की अवधि ही सिविल सूट के लिए मैक्सिमम है। जी। तो 3 वर्ष आप मान के चलते 3 वर्ष में केस लगाना है। जी, 3 वर्ष की अवधि के जिस दिन से विवाद उत्पन्न हुआ उस दिन से 3 वर्ष के अंदर आप दावा दायर कर सकते हैं। अब सर, इसी से एक सवाल निकल के आता है जी, कि जी। अगर किसी को जानकारी नहीं है कानून की, एक लेमैन है और उसके साथ ये स्थिति होती है कि उसकी वो समय सीमा निकल चुकी है, जी। तो ऐसी स्थिति में वो कैसे न्याय पा सकता है, वो कैसे अपना केस लगा सकता है यदि वो परिसीमा अवधि निकल गई है तो? हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ये परिसीमा अधिनियम में दावा दायर करने के लिए, सिविल सूट दायर करने के लिए जो लिमिटेशन बताई गई है, जी। वो लिमिटेशन निकल जाने के बाद दावा दायर करने के लिए जी। कोई उपचार नहीं है। सीधे शब्दों में यही है कि कोई उपचार नहीं है, क्योंकि लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 5 कहता है जी। कि अपील या एप्लीकेशन, अपील की अवधि निकल गई या कोई आवेदन दायर करना है तो आपको उसके लिए डिले कंडोन करने के लिए सेक्शन 5 का एप्लीकेशन लगा सकते हैं। लेकिन दावा दायर करने के लिए जो लिमिटेशन प्रेस्क्राइब्ड की गई है उसी लिमिटेशन में आपको दायर करना होगा। और वो एक शब्द है कि आप कि जो व्यक्ति जागरूक नहीं है अपने अधिकारों के प्रति, तो वो फिर उसका कोई उपचार नहीं है, कानून उसकी मदद हाँ नहीं कर सकता है। अगर आप- इसलिए जिस दिन से विवाद उत्पन्न होता है 3 वर्ष के अवधि के अंदर दावा दायर। इसका अगर आप कहें तो एक उदाहरण मैं बता दूं जी सर, कि- एक कॉलर लाइन हाँ, पे है, ले उसके लें। बाद हम बिल्कुल, इस पर वापस बिल्कुल। चर्चा जी, करेंगे। नंद स्वरूप जी, कार्यक्रम कानूनी सलाह में आपका स्वागत है, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार मैं सर। ये चाहता हूँ कि जी। जब कोई व्यक्ति बैंक से कर्जा लेता है तो उसकी जमीन बंधक में आ जाती है। जी। इसके बाद अगर वो कर्जा जमा कर देता है, इसके बावजूद वो बंधक बरकरार रहती, तो ऐसी दशा में उसको क्या करना चाहिए? देखिए, जैसे ही बैंक से लोन लिया और आप बैंक चाहे प्लॉट लेने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड के लिए या कोई भी पर्पज के लिए लेते हैं और अपनी ज़मीन को बंधक रखते हैं, तो एक बंधक विलेख बनता है, मॉर्गेज डीड बनती है, जिसे बैंक में रखना पड़ता है। और जब आप उस ऋण को उतार देते हैं, पूरा कर्ज चुका देते हैं, तो बैंक आपको आपका सेल डीड वापस कर देगा। और जैसे ही वो आपको आपकी सेल डीड वापस कर देगा तो आपको एक डीमॉर्गेज का बंधक विलेख रद्दीकरण कराने के लिए एक विलेख बनवा के आपको रजिस्ट्रार कार्यालय में पेश करना पड़ेगा, जो आपके खसरों में नाम लिखा रहता है कि ज़मीन बंधक है, खसरों में वो नाम कट जाएगा। इसलिए आपको बैंक से एनओसी लेनी होगी। एनओसी लेकर के आप अपनी रजिस्ट्री लेंगे या जो भी संपत्ति रखी होगी खसरा लेंगे और फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जा कर के
बंधक विलेख को रद्द कराने का एक दस्तावेज तैयार करेंगे और उसे दे देंगे और वो आपका काम हो जाएगा। नंद स्वरूप जी, हमें उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। सर ने बहुत डिटेल में बताया कि आपको क्या आगे कार्रवाई करना होती, तभी बंधक मुक्त होती है कोई भी प्रॉपर्टी। सर, हम चर्चा कर रहे थे कि जो परिसीमा अवधि यदि निकल जाती है तो आप कोई उदाहरण के माध्यम से समझाना चाह रहे थे। परिसीमा का महत्वपूर्ण तथ्य ये है मैडम कि अगर परिसीमा नहीं होता तो क्या होता, ऐसे समझते हैं। परिसीमा नहीं होती तो कोई व्यक्ति के पूर्वजों का कोई विवाद जमीन का 1976 में चल रहा है या 77 में चल रहा है, और हमने कहा कि टाइटल डिक्लेरेशन के लिए या जमीन का स्वामी घोषित करने के लिए 3 वर्ष की सीमा होती है, और आप उस 3 वर्ष की सीमा में दावा दायर नहीं कर पाते। आज उसका बच्चा आके ये कहता है कि हमारे पूर्वज दायर नहीं कर पाए थे, ये मुकदमे के लिए मैं जमीन में दावा कर रहा हूं, तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए लिमिटेशन बना रखा है कि जिस समय विवाद उत्पन्न होता है उस समय से 3 वर्ष की अवधि। तो परिसीमा इसलिए आवश्यक है। बिल्कुल, और इसके पीछे जो मंशा है वो यही है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए सोता न रहे। हाँ, सोना नहीं चाहिए, जागृत होना उसको जरूरी है। विधि सोते हुए व्यक्ति की मदद नहीं कर सकती। बिल्कुल सर, एक ये अवधारणा की जाती है कानून में कि विधि का ज्ञान हर व्यक्ति को है। जी, ये एक साधारण धारणा है। तो यदि ऐसे केसेस में जहाँ के हम सिविल सूट की बात कर रहे हैं, 3 साल आपने बताया लिमिटेशन है, इसके बारे में लोगों में कितनी अवेयरनेस है? चूंकि आप इस तरह के केसेस डील करते हैं, तो जानना चाहेंगे कि क्या लोगों को ये जानकारी है कानून के बारे में? जहाँ तक जमीनी विवाद या सिविल सूट हैं, इनमें लोग जागरूक तो हैं, क्योंकि लिमिटेशन जो 3 वर्ष की है वो 3 वर्ष की अवधि इतनी लंबी है कि जैसे मान लीजिए कोई विवाद आज शुरू हुआ विवाद, तो वो इंतजार करते हैं कि विवाद कितना बढ़ रहा, कब तक बढ़ रहा। तो सामान्यतः लोग जागरूक हो जाते हैं कि विवाद के तुरंत बाद ही उसका समाधान खोजने के लिए न्यायालय या किसी माध्यम से करते हैं। सामान्य तौर पर हम न्यायालय की बात कर रहे हैं तो न्यायालय में आते हैं। तो जब न्यायालय में आते हैं तो ये तो जानकारी है कि ये जानकारी उन्हें नहीं होती कि 3 वर्ष के अंदर आना है, लेकिन विवाद के बाद जल्दी आते हैं, ये चीज़ उन्हें मालूम रहती है। इसलिए परिसीमा की थोड़ा बहुत जानकारी सामान्य व्यक्तियों को होती है, और अधिकतर व्यक्तियों को ये जानकारी नहीं है कि 3 वर्ष के अंदर दावा दायर करना है। इसलिए लोगों को ये जानना चाहिए कि जमीन का विवाद है, टाइटल है, एरियर्स ऑफ रेंट है, उसमें कितनी अवधि होगी। और मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि उसमें 3 वर्ष की अवधि है। जिस दिन आपका विवाद उत्पन्न होता है वो 3 वर्ष की अवधि है। 3 वर्ष की अवधि के अंदर आप कोर्ट चले जाइए, अपना दावा दायर कर दीजिए। दर्शकों, जैसा कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया, सर ने बताया कि कोई भी सिविल सूट है तो उसको 3 वर्ष के अंदर, जब भी कोई विवाद होता है उसको लेकर 3 वर्ष के अंदर उसको दायर करना जरूरी होता है, वरना आप अपने किसी भी मामले को दायर नहीं कर पाएंगे और फिर आपके लिए कोई सहायता कानून नहीं करेगा। तो ख़ास तौर से हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने आज आपको ये जानकारी दी है। सर, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं, परिसीमा की कर रहे थे, हम क्षेत्राधिकार की बात कर रहे हैं जी। तो जो सिविल मैटर्स होते हैं उसमें क्षेत्राधिकार कितने प्रकार के होते हैं? जी, ये बड़ा रोचक विषय है कि कौन सा मुकदमा कहाँ दायर होगा। जी बिल्कुल। क्षेत्राधिकार जो है, क्षेत्राधिकार कई प्रकार से निर्धारित होता है। क्षेत्राधिकार निर्धारित करने के लिए सबसे पहले आर्थिक क्षेत्राधिकार को देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्राधिकार क्या होगा। इसके बाद विषय वस्तु, जिस सब्जेक्ट मैटर पर विवाद है उसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि किस न्यायालय के जुरिडिक्शन में वो प्रॉपर्टी है। तो आर्थिक क्षेत्राधिकार जो होता है उसमें आप ये देखते हैं कि कौन से न्यायालय में की कितनी अधिकारिता है। जैसे हमारे मध्य प्रदेश में सिविल जज जूनियर डिवीज़न 5 लाख रुपए तक के दावों के मूल्य का मुकदमा सुन सकता है। 5 लाख से 1 करोड़ तक सिविल जज सीनियर डिवीज़न है, और 1 करोड़ से ऊपर का डिस्ट्रिक्ट जज को पावर है। अब इन चीज़ से लोग कंफ्यूज होते हैं कि 5 लाख रुपए क्या? 5 लाख रुपए कोर्ट फीस नहीं, उस संपत्ति का मूल्यांकन किया जाता है। उस संपत्ति के मूल्यांकन पर न्यायालय शुल्क अदा किया जाता है। तो ये एक क्षेत्राधिकार है। हालांकि कोर्ट फीस का अलग एक चैप्टर होता है, लेकिन हमने बताया कि 5 लाख रुपए तक तो सामान्य मनुष्य सोचता है कि कोई प्रॉपर्टी है, कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो 20 लाख की है लेकिन हम 5 लाख बता रहे हैं। ऐसा नहीं है, उसका वैल्यूएशन किया जाता है और उसका मूल्यांकन करके उस पर न्यायालय शुल्क अदा की जाती है। उसके आधार पर इस चीज़ को ज्ञात करते हैं।
और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि सबसे न्यूनतम श्रेणी के न्यायालय में दावा दायर किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ सिविल जज जूनियर डिवीजन में आइए तो वो जो वैल्यूएशन देखेंगे 5 लाख के नीचे का है सिविल जज जूनियर डिवीजन, 5 लाख से 1 करोड़ सिविल जज सीनियर डिवीजन। तो ये आर्थिक क्षेत्राधिकार हैं। इसी प्रकार से विषय वस्तु के हैं जी। और एक न्यायालय की संपत्ति दूसरे न्यायालय में है, इस प्रकार के कई क्षेत्राधिकार हैं अपने जी, पास। आपने बहुत अच्छे से हमारे दर्शकों को समझाया। सर, अगर किसी व्यक्ति के पैतृक संपत्ति है और बहुत सारे जगह पे अलग अलग जगह पर है, एक रायसेन में, एक विदिशा में है, एक सांची में है, ऐसी स्थिति में उसकी मृत्यु के बाद जब उसके जो लीगल हायरर्स हैं वो कोई विवाद लाते हैं, कोई वसीयत नहीं है या पैतृक संपत्ति है तो उस पर कोई डिस्प्यूट आता है, तो वो कहाँ पर चलेगा? क्योंकि संपत्तियाँ तो अलग अलग हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर उनके लिए कहाँ पर केस लगाया जा सकता है? देखिए, सेक्शन 16 टू सेक्शन 18 सीपीसी का इसी विषय वस्तु पे बात करता है कि क्षेत्राधिकार का निर्धारण कैसे होगा। जी। अब एक व्यक्ति की 3-4 जगह संपत्ति है जी। तो वो अपने निकटतम न्यायालय में जो उस दावे को सुनने की अधिकारिता रखता है वहाँ वह संपूर्ण दावे को ला सकता है। जी। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि रायसेन में है, विदिशा में है तो अलग अलग लगाएं संपत्ति का। ऐसा नहीं, आप अपनी संपूर्ण संपत्ति का और संपूर्ण पक्षकार जो हैं उन्हें एक जगह ला करके उनका दावा फोरम को चुन सकते हैं। मान लीजिए भोपाल के अंतर्गत 4-5 जगह पे संपत्तियां हैं तो भी आप एक न्यायालय चुन लेंगे। तो जो निकटतम न्यायालय है, और जब एक न्यायालय सुनेगा तो दूसरा न्यायालय उससे संबंधित बात को नहीं सुनेगा। अगर किसी ने दावा दायर कर भी दिया है तो दूसरे न्यायालय को जैसे पता चलता है या पक्षकार ये बताता है कि उसमें ये विवाद वहाँ भी न्यायालय में चल रहा है तो वो अपने सामने की कार्यवाही को रोक देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी संपत्ति के कई मुकदमे चलते हैं तो फिर जो बाद वाले मुकदमे होते हैं, पहले मान लीजिए कोई 1980 में मुकदमा दायर हुआ, फिर उसके बाद 81-82 में कर दिया, तो जो 1980 का है वो चलता रहेगा, बाकी की प्रोसीडिंग रोक दी जाएगी। तो जब संपत्ति अलग अलग स्थानों पर है तो किसी एक न्यायालय जिसको उस संपत्ति के संबंध में अधिकारिता है निर्णय देने की, वो उसकी सुनवाई का अधिकार रखता है। ये उस व्यक्ति पर डिपेंड करता है कि वो अपना फोरम कैसे चुनता है, जहाँ संपत्ति स्थित है या जहाँ वो निवास करता है। ये समस्त चीज़ें क्षेत्राधिकार से संबंधित हैं। सर, आपने बताया कि जो पहला मुकदमा होगा वो जहाँ दायर होगा तो वहाँ पर वो उस बात के जो होंगे वो भी वहाँ पर ही चलेंगे। सर, यदि कोई पक्षकार ये चाहता है कि मेरा मुकदमा एक भाई चाहता है कि मैं सांची में लड़ूं, एक भाई चाहता है मैं विदिशा में लड़ूं, तो ऐसी स्थिति में क्या पक्षकार की सहमति भी न्यायालय मानती है? यदि कोई चाहता है कि मैं यहाँ नहीं लड़ना चाहता, उसको कोई असुविधा है किसी आधार पे, तो क्या उसकी सुविधा के हिसाब से ट्रांसफ़र किया जा सकता है केस? ये ऐसा क्या है कि बहुत जो जिस लेवल पे ये दावे दायर होते हैं सिविल या जूनियर डिवीजन या उस पे या जिला फोरम पे, उसको ये अधिकारिता नहीं होती। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लोग ये कैसे अपनी समस्या बता सकते हैं कि भाई हमें इस जगह पे जान का खतरा है या कोई अन्य कारण है, तो वो मुकदमे ट्रांसफ़र हो सकते हैं रेयर केस पे। लेकिन फोरम पक्षकार डिसाइड नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कुछ लोग जो बिल देते हैं उस पे लिखा रहता है कि इन विवाद होने की स्थिति में इसका क्षेत्राधिकार मुंबई होगा। यस, वो नीचे उसमें नोटिस ऐसा लिखा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, फाइनेंस और कई कानून का क्षेत्राधिकार कहाँ होगा ये कोर्ट तय करेगी, कानून के हिसाब से होगा। पक्षकार ये तय नहीं कर सकते कि हमारा मुकदमा यहाँ सुना जाए। अब कोई कह दे कि भाई हम यहाँ नहीं सुनवा सकते भोपाल में, हमको दूसरे जगह ले चलिए, ऐसा नहीं हो सकता। पक्षकार फोरम डिसाइड नहीं कर सकते। जहाँ संपत्ति स्थित होगी, जहाँ निवास करते होंगे वादी या प्रतिवादी, जहाँ निवास करते होंगे वही मुकदमे की सुनवाई होगी। और अगर कोई रेयर केस है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए आप माननीय उच्च न्यायालय जाइए। ऐसा 498 वगैरह के केसेस में होता है। ये क्रिमिनल साइड पे चले गए, जहाँ पे किसी की जान को खतरा है कि हम यहाँ जाएंगे तो हमको समस्या होगी, तो वो अपना केस वापस कर सकता है। सर, यदि किसी व्यक्ति से किसी गलत न्यायालय में कोई मुकदमा दायर हो जाता है और बाद में कोर्ट ये कहती है कि भाई आपका तो ये क्षेत्राधिकारी नहीं था, आप गलत जगह पे आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में उसके पास क्या रेमेडी है, उसे क्या करना होगा? जी, सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 1 में ये प्रावधान है कि गलत पक्षकार के नाम से दर्ज हो गया हो, गलत न्यायालय में मुकदमा दर्ज हो गया हो,
तो अगर न्यायालय स्वयं देख लेती है या किसी दोनों में से कोई एक पक्षकार अगर ये बताता है कि यहाँ मुकदमा नहीं चलना चाहिए, तो न्यायालय उस दावे पे पृष्ठांकन करके अपनी टीप सहित उसको पक्षकार को वापस कर देता है और वो वहाँ चला जाता है सही फोरम पे। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय आपको बता देता हूँ कि परिसीमा कहाँ से काउंट होगी इसमें। जी सर, मैं अभी इसी पे आने वाली थी कि 3 साल की अवधि अगर वहाँ पर निकल गई है तो फिर उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो लिमिटेशन क्या है कि अगर गलत वाद दायर हो गया और कोर्ट में ही दायर हुआ है तो जो पृष्ठांकन करेगा कोर्ट जी, उस पृष्ठांकन से लिमिटेशन काउंट हो जाएगी। इसलिए लिमिटेशन वहाँ पे बार हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि उसने जानबूझ के किया। सद्भाविक गलती है, बोनाफाइड गलती को विधि भी संरक्षण देती है कि जानबूझकर नहीं किया गया है, या तो फिर जब मामला प्रस्तुत किया जा रहा था तब न्यायालय को देखना था। जी, तो ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है, बस उस पर टीप लग जाती है कि आज मुकदमा पेश हुआ, इस कारण से वापस किया जा रहा है और आज दिनांक को वापस किया जा रहा है, इसलिए लिमिटेशन उस पर वो हो जाती है। जी। तो जो अवधि होती है उसका उसमें उल्लेख किया जाता है कि ये हाँ, डेट डाल देते हैं कि इस तारीख को वापस किया गया और इस तारीख को वापस किया, तो वो हो जाता है मुकदमा। सर, हमारे दर्शकों को आप क्या इस मंच से मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो उन्हें क्या सावधानी रखना चाहिए सिविल केसेस में? क्या संदेश है हमारे दर्शकों के लिए आपका? हम आपके माध्यम से मैं दर्शकों से ये कहना चाहता हूँ कि सिविल केसेस के डिस्प्यूट जो अराइज होते हैं उनमें सबसे पहले आप अपने खसरों को, अपने दस्तावेजों को उचित रूप से जांच लें और उसको जांचने के बाद ये देखें कि आपका, जैसे ज़मीन का है तो सीमांकन कैसे कराएं, अगर लोन ले रहे हैं तो कहाँ से लोन ले रहे हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं वहाँ से लें। अपने दस्तावेजों की ज़रूर जांच कर लें, क्योंकि अमूमन लोग दस्तावेज देखते नहीं हैं, जिसने टाइप कर दिया ले गए और वो कर लिया। और जब कोर्ट में पहुँचें तो इस बात की जानकारी ज़रूर रखें कि आपके मुकदमे में क्या पैरवी हो रही है, आपका मुकदमा किस स्टेज पे है, क्या सुनवाई हो रही है। ये सब चीज़ें आप जानेंगे तो मुकदमा जल्दी निपटेगा। नहीं तो सामान्यतः लोग कहते हैं कि सिविल केसेस में बहुत टाइम लगता है, कई पुश्तें निकल जाती हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सुनवाई के तेजी है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं कि तरीके से सुनवाई करें और अपने हर केस की जानकारी रखनी चाहिए और व्यक्ति को अपने दस्तावेजों को संभाल के रखना चाहिए। यही मैं कह सकता हूं आपके माध्यम से। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत अच्छा संदेश दिया, क्योंकि ये किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने केस की जानकारी रखे और अपने डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखे। दर्शकों, जैसा कि आज के हमारे कार्यक्रम में जो चर्चा में बात निकल कर आई वो यही है कि पहली चीज़ तो ये है कि किसी भी इंसान को न्याय तभी मिलेगा जब वो जागरूक होगा। स्वयं व्यक्ति के लिए न्याय नहीं है। अगर आपके पास कोई आपका प्रकरण है, कोई किसी तरह की समस्या है, समय रहते आप कोर्ट में केस दायर करें, अन्यथा विधि भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी यहाँ पर। दूसरी चीज़ ये है कि किसी भी प्रकरण के मामले में आप स्वयं अपने केस में जाएं और उसके देखें और अपने जो डॉक्यूमेंट है उन्हें संभाल कर रखें, जिससे कि आगे आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप उसका हल निकाल सकें। हमें उम्मीद है कि आज के इस कार्यक्रम में, आज के इस विषय के बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली होंगी। आज हम आपसे यही विदा लेते हैं। अगले अंक में फिर एक नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।